नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। E20 पेट्रोल विवाद अब सियासी बयानबाजी से निकलकर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। वहीं केजरीवाल ने भी E20 को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा है। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। भारत ब्रिटेन का बड़ा व्यापार समझौता लागू हो गया है। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक पर राहुल गांधी और फडणवीस आमने सामने हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं अब रात 8 बजे की बड़ी खबरों की ओर। E20 और गडकरी के खिलाफ पोस्ट करने पर 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एफआईआर दर्ज। अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता, भारतीय कर्मचारियों को फायदे का दावा। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक पर भिड़े राहुल और फडणवीस, सरकार ने नहीं मानी 3 मांगे। सीबीएसई 3 भाषा नीति पर बोला सुप्रीम कोर्ट, नई भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता। E20 पेट्रोल विवाद अब कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है। नागपुर में बीजेपी के सोशल मीडिया सेल प्रमुख शिशिर त्रिपाठी की शिकायत पर नागपुर साइबर पुलिस ने 4 यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि इन लोगों ने E20 पेट्रोल को लेकर भ्रामक दावे किए और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ भी आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्ट साझा किए। एफआईआर में बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत हर्षित राठी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर देसी बॉयज और अंकलेश इनवाते के सोशल मीडिया अकाउंट शामिल हैं। शिकायत के मुताबिक कुछ वीडियो में दावा किया गया कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान होता है और गडकरी को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की मानहानि, अपमान और IT एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मांगा है। केजरीवाल का कहना है कि वो प्रधानमंत्री के सामने E20 पेट्रोल से जुड़ी तकनीकी परेशानियां और लोगों की शिकायतें रखना चाहते हैं। केजरीवाल ने पीएम को लिखे पत्र में कहा कि जिन लोगों को सामान्य पेट्रोल चाहिए उन्हें वो विकल्प मिलना चाहिए और जो लोग E20 पेट्रोल लेना चाहते हैं उन्हें भी इसकी सुविधा मिले। उनका कहना है कि ग्राहक को अपनी जरूरत के हिसाब से पेट्रोल चुनने का अधिकार होना चाहिए। आप प्रमुख ने ये मांग की कि E20 पेट्रोल की कीमत कम की जाए। उनका कहना है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से कई लोगों को माइलेज कम मिलने की शिकायत है, इसलिए इसकी कीमत भी कम होनी चाहिए। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने लोगों से बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने E20 पेट्रोल को लेकर एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया है, जिसमें लोग अपने अनुभव और परेशानियां साझा कर सकते हैं। आप प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से पेट्रोल पंपों और सर्विस सेंटरों पर जाकर ग्राहकों से बातचीत करने और उनके अनुभव वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से केजरीवाल की मुलाकात की मांग पर क्या जवाब आता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका ईरान के बीच हुआ समझौता लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और सेंट्रल कमांड प्रमुख के बाद अब FBI निदेशक काश पटेल ने भी पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात की और पाकिस्तान की सराहना भी की। जयराम रमेश ने कहा कि यहाँ बात सिर्फ ऊपरी राजनयिक शिष्टाचार की नहीं है, बल्कि इसके पीछे तो कुछ और बड़ा खेल चल रहा है। पश्चिम एशिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ ये प्रभाव भारत के लिए एक बड़ा झटका है। साथ ही ये खुद को विश्व गुरु कहने वालों की नीति और उनके दावों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, जिसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC 15 जुलाई से लागू हो रहा है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इसे भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और गोल्ड स्टैंडर्ड मुक्त व्यापार समझौतों में से एक बताया। इस समझौते के तहत ब्रिटेन अपने 99.5% व्यापार मूल्य पर भारतीय उत्पादों के लिए टैरिफ खत्म या फिर कम कर देगा, जिससे किसानों, मछुआरों, श्रमिकों और महिला उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
वहीं डीसीसी के तहत ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को 5 साल तक दोहरी सोशल सिक्योरिटी राशि नहीं देनी होगी। इससे करीब 75,000 भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा भारतीय कंपनियों को राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि ये समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर खोलेगा। हॉर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर हुए ईरानी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर इस हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और ऐसे हमले तुरंत रोकने की मांग की। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य भारतीय घायल हुए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों टैंकरों पर कुल 30 भारतीय नाविक सवार थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है और इससे वैश्विक व्यापार व ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित होती है। भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा पर भी चिंता जताते हुए सभी पक्षों से तुरंत हिंसा रोकने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। भारतीय दूतावास प्रभावित नाविकों और उनके परिवारों की हर संभव मदद कर रहा है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। छतरपुर में केन बेतवा प्रोजेक्ट के खिलाफ जारी प्रदर्शन। महाराष्ट्र टेट पर राहुल के सवालों पर फडणवीस का पलटवार। सीबीएसई 3 भाषा नीति पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। धार भोजशाला के पास मिलेगी नमाज की इजाजत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चल रहा केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में प्रदर्शन और तेज हो गया है। पिछले 12 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में 11 ग्रामीण महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से चिता पर लेट गईं, जबकि 6 महिलाओं ने फांसी का प्रतीक बनाकर विरोध जताया। उनका कहना है कि जमीन और मकान छीनने के बाद उन्हें ना तो पूरा मुआवजा मिला और ना ही सही से पुनर्वास। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन प्रशासन ने अब तक स्वास्थ्य जांच तक नहीं कराई। वहीं प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि मुआवजा देने में गड़बड़ी हुई है और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 3 मांगों के जवाब में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसा। फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें जो कार्रवाई करनी है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन पहले राहुल ये बताएं कि वो देश में रहकर ये जानकारी मांग रहे हैं या फिर विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठा रहे हैं। दरअसल राहुल ने एक्स पर लिखा था कि महाराष्ट्र टेट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख अभ्यर्थी अधर में अटके हैं और 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन नई तारीख का कोई अता पता नहीं है। लीक करने वाले आजाद, सिस्टम बेदाग और सजा भुगत रहा है वो जिसने ईमानदारी से मेहनत की हो। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के बाद लाखों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक चुका है। राहुल ने सरकार से नई परीक्षा तारीख जल्द घोषित करने, दोषियों पर कार्रवाई करने और प्रभावित छात्रों को राहत देने की मांग की थी। अब मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि मामले में कार्रवाई हो चुकी है और सरकार की प्राथमिकता है कि छात्रों के साथ न्याय और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां दोबारा न हो। सीबीएसई की 3 भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी गई है, यानी कि नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होने वाली नीति अभी जारी ही रहेगी। दरअसल सीबीएसई ने नई व्यवस्था के तहत छात्रों के लिए 3 भाषा फॉर्मूला लागू किया है। इसके मुताबिक कक्षा 9 से छात्रों को 2 भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी। याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि इससे छात्रों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा और कई छात्रों को अपनी पहले से पढ़ी जा रही भाषाएं छोड़नी पड़ेंगी। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि सीबीएसई को ऐसी नीति बनाने का अधिकार नहीं है और ये फैसला तो एनसीईआरटी के दायरे में आता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कई स्कूलों में नई भाषाओं के लिए ना तो शिक्षक उपलब्ध हैं और ना ही पर्याप्त किताबें। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि भाषा सीखना कभी भी बेकार नहीं जाता। हालांकि कोर्ट ने अभी नीति पर कोई अंतरिम रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन केंद्र सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इस मामले पर अगली सुनवाई में आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि भोजशाला परिसर के अंदर नमाज की अनुमति अभी नहीं मिलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया है कि हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज के लिए भोजशाला परिसर के पास किसी उपयुक्त खाली जगह को व्यवस्थित कराया जाएगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने मामले में केंद्र सरकार, एएसआई और दूसरे संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। आपके घर में जो दूध आ रहा है कहीं वो डिटर्जेंट तो नहीं है? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में दूध के नाम पर खतरनाक खेल का बड़ा खुलासा हुआ है।
पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA की संयुक्त जांच में पता चला है कि पिछले 6 महीने में करीब 2,30,000 किलो से ज्यादा घटिया दूध पाउडर का इस्तेमाल कर नकली दूध तैयार किया जा रहा था। जांच में चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि इस दूध पाउडर से करीब 23 लाख लीटर नहीं बल्कि 23 लाख लीटर से ज्यादा सिंथेटिक दूध तैयार किया गया, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। आरोप है कि आरोपी 100 लीटर असली दूध में करीब 10 लीटर नकली दूध मिलाते थे। नकली दूध को असली जैसा दिखाने के लिए उसमें डिटर्जेंट पाउडर, पाम ऑयल और घटिया केमिकल पाउडर तक मिलाए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है, लेकिन घटना के 8 दिन बाद भी सभी आरोपी अब तक फरार हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.